हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने आपको कार्य के बारे में, कार्य की जो अवधारणा थी, उसका जो फार्मूला, मात्रक, ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। तो आज हमें डिस्कस करना है एनर्जी को, ऊर्जा को। और बेसिकली मैंने कल ऊर्जा को भी कुछ परिभाषित किया था, ऊर्जा क्या चीज़ है। मैं आपको ये बताया था, आपको इस चैप्टर में 3 रूप पढ़े हो, 3 चीज़ें पढ़नी होंगी। एक कार्य, दूसरा कार्य करने की क्षमता, तीसरा कार्य करने की समय दर। तो आज हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं, आपके कार्य करने की क्षमता। ठीक ना, सीधे बात करें तो कार्य करने की क्षमता कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक ना, ये हमें पढ़ना है। और बेसिकली जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक ना, अब देखिए ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता हो गई। ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर कोई वस्तु कार्य कर पा रही है या फिर हम कोई कार्य कर पाते हैं तो उसके पीछे का एक ही कारक होता है, एक ही कारण होता है, वो क्या होती है, ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँगा कि अगर ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने की क्षमता है। ठीक, तो अगर कार्य करने की क्षमता है तो एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कार्य करती है नॉर्मली तरीके से। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर ऊर्जा है, तो मैं अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहा हूँ, तो इससे ऊर्जा क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पिछले बल वाले चैप्टर में बताया था कि बल की जो क्रिया होती है सदैव 2 वस्तुओं के द्वारा परिभाषित होती है। बल एक वस्तु के संदर्भ में गलत होता है। जैसे अगर बल की बात करते हैं तो एक वस्तु जो होती है जो बल लगाने वाला काम करती है, दूसरा जिस पर बल लगाती है, तो 2 वस्तु हो गई। ठीक ना, उस तरीके से जो अगर ये ऊर्जा वाला मैटर है तो ऊर्जा भी जो होती है वो किन्हीं 2 वस्तुओं, ऊर्जा की पहले बात, ऊर्जा से पहले हम कार्य की बात करते हैं। जो कार्य होता है वो 2 वस्तुओं के बीच ही परिभाषित होता है। जैसे अगर मैं बात करूँगा कि अगर मुझे कोई कार्य करना है, मुझे कोई कार्य से अगर मैं कहूँ कि मुझे एक बॉक्स है या फिर एक गाड़ी है, उसे खींच करके ले जाना है, तो एक तो मैं हो गया जो खींचने वाला हूँ, मैं कारक हो गया। दूसरा कारण जो होगा उसका बल होगा, और वस्तु है उसको हम लोग खींच के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर वस्तु कितनी आ रही है, 2, एक हम और दूसरा वो बॉक्स। ठीक ना, तो यहाँ पर 2 ही वस्तु है। तो इससे हो क्या रहा है कि जब हम उस बॉक्स को खींच करके ले जाएंगे तो हम थक जाते हैं। जब हम थक जाते हैं अर्थात हमारे अंदर की एनर्जी खत्म, तो हमारे अंदर की एनर्जी कहाँ गई, उस बॉक्स में चली गई नॉर्मल तरीके से। तो अगर मैं कहूँगा कि एक वस्तु जिसने कार्य किया, ठीक ना, जिसने कार्य किया, और जो दूसरी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया, ये वस्तु ये दूसरी है जिस पर कार्य किया गया, अब आप समझेंगे कि एक वस्तु है जिसने कार्य किया, इसे मैं पहली वस्तु मान लेता हूँ, इसे दूसरी वस्तु। अब बताइए, ये जब कार्य कर रही है वस्तु तो कभी न कभी थकेगी, कभी न कभी इसकी ऊर्जा खत्म होगी। इसकी ऊर्जा खत्म कहाँ पर हुई, जिस पर कार्य हो रहा है, इस पर कार्य हो रहा है, अर्थात इसकी ऊर्जा इसके ऊपर क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई। इसकी ऊर्जा इसके रूप में क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई। तो यहाँ पर हमें ये मिलता है कि अगर कोई वस्तु कार्य करती है या किसी वस्तु के द्वारा कार्य होता है तो नॉर्मली वहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो अगर मैं ये कहूँगा कि किया गया कार्य बराबर में किया गया कार्य, जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होगा। स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर। स्थानांतरित ऊर्जा का मतलब जिस ऊर्जा ने अपना स्वरूप बदल दिया, जिस ऊर्जा ने अपना स्वरूप क्या हो गया, बदल दिया। जैसे ये वस्तु में मान लेते हैं कि कोई किसी दूसरे रूप में ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा गई तो किसी दूसरे रूप में हो गई ऊर्जा। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके ध्वनि ऊर्जा की बात कर लेते हैं और वैद्युत ऊर्जा की, तो ये मेरी जो ध्वनि ऊर्जा है ये माइक खींच करके इसको वैद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देता है। तो वही ऊर्जा मेरे अंदर ध्वनि ऊर्जा के रूप में थी, ठीक ना, मैंने बोला तो वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में निकली। जब इस माइक के अंदर इस स्मार्टफोन में गई तो वो वैद्युत ऊर्जा के रूप में बदल गई। ठीक है, तो इसे ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। तो इसकी ऊर्जा इसके में चली गई, अर्थात इसने कार्य किया, तो हम ये कहेंगे किया गया कार्य जो होगा वो स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं अगर कोई वस्तु कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, या ये भी बोल सकते हैं ऊर्जा के स्थानांतरण के द्वारा ही कार्य होता है। अब यहाँ पर आप एक बात गौर से समझेंगे, एक वस्तु ये है, ये दूसरी वस्तु,
2 है, ठीक ना। तो अब इसने कार्य किया है और जिस पर कार्य किया गया है, तो अब इसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, इसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, लेकिन इसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक ना। इसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि। तो अब इसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई, इसकी ऊर्जा में कमी, किसके द्वारा हुआ, जब इसने कार्य किया तब। तो वैसे अगर हम लोग भी कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा, जिस वस्तु पर कार्य करेंगे उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, जो वस्तु कार्य करेगी उसकी ऊर्जा में कमी होगी। इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो कार्य करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कोई दौड़ते हुए कार्य कर रहा है, आपको कल एग्जाम्पल दिए थे, कार्य जो होता है उसमें बल और विस्थापन होना चाहिए। तो नॉर्मली विज्ञान की भाषा में यही संदर्भ में हम लोग परिभाषित करते हैं। तो अगर मैं दौड़ता हूँ तो बल भी लगता है और विस्थापन भी होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कुली है, अगर किसी अपने वो सामान को क्षैतिज दिशा में सर पर रखकर क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। इस तरीके से अगर मैं कहूँगा तो अब देखिए, अब मैं कुली की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो क्षैतिज दिशा में जा रहा था, ठीक ना। अब मैं बात करता हूँ कि कोई व्यक्ति है जो दौड़ रहा है, ठीक ना, या फिर कोई वायुयान है जो उड़ रहा है, ठीक ना, कोई पक्षी है उड़ रहा है, या पानी बह रहा है। इस तरीके की अगर घटना आती है तो वहाँ पर वो भी तो कार्य कर रहा है ना, क्योंकि बल लग रहा है तभी उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ठीक ना। तो बल और विस्थापन उसमें भी आया। तो इस तरीके से हम लोग ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण रूप को देखेंगे जो कि आपके लिए आवश्यक होंगे, ठीक ना। तो मैं इसे इरेज करता हूँ। आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाहता था वो सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो अगर हम लोग ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों की बात करते हैं, या फिर हम सीधे लिखें यहाँ पर ऊर्जा के प्रकार, ठीक ना, ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। अगर ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं तो हम दो ऊर्जा को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस के साथ। एक होगी आपकी गतिज ऊर्जा, दूसरी होगी स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक हम लोग किसे पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा को पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वो होगी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। तो हम लोग इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। प्रमुख रूप से यहाँ पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा के प्रकार देखेंगे। इनसे जो बनने वाली नई ऊर्जा होगी हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा के नाम में ही आ रहा है गति। तो अगर किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, ठीक ना, गति के कारण निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक। तो गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे इसके प्रतीक की तो उसे हम लोग ई के से डिनोट करते हैं। ई के से डिनोट करते हैं। अब समझेंगे कि अगर गति होता है तो गति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे अगर बात करेंगे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बहता हुआ पानी, या फिर कोई घोड़ा है जो दौड़ रहा हो, इसके अलावा वायु बह रही है तो वहाँ पर भी गति हो रहा है। इस तरीके से जितनी भी गति करने वाली वस्तुएं होंगी सभी के में जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, किस रूप में ऊर्जा होगी, तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफिनीशन समझ में आया होगा, ये परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके कुछ सैद्धांतिक पहलू को देखते हैं कि गति के कारण कौन कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक ना। तो मैं इसे इरेज करता हूँ। सबसे पहले जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई एक स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है और इस वस्तु ने क्या करना शुरू किया, गति करना शुरू किया। तो इसका प्रारंभिक वेग u था और जैसे ही इसने गति किया तो कुछ टाइम के पश्चात इसका जो अंतिम वेग हो जाता है वो v हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है। अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझेंगे कि प्रारंभिक वेग u से क्या हो गया v,
तो इसमें इसके वेग में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। जस्ट इसके पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि जो किया गया कार्य होता है वो अस्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होता है। तो नॉर्मली अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूँगा, ठीक ना, अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूँगा यहाँ पर गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का जो वैल्यू होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर। तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा आपका, सिंपल इसके लिए फार्मूला वही लगेगा, बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। अब ये बताइए अगर ये वस्तु गति कर रही है तो गति का कारण क्या होता है, बल होता है। गति का कारण बल होता है। m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर बल लगाया तो उसमें a त्वरण उत्पन्न हुआ। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से ये फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, F बराबर में ma। तो जो वेल का वैल्यू हो जाएगा वो हम कितना रख देंगे, ma। और बात करेंगे इस वस्तु के द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होगा वो आपका स्मॉल s होगा, ठीक है। तो ये आपकी गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला, लेकिन अभी भी ये आपका फार्मूला प्रमुखतया से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गति के कारण जब कोई भी वस्तु गति कर रही है तो इसका जो प्रत्यक्ष कारक होगा वो वेग होगा, ठीक ना। तो हम लोग वेग को प्राप्त करेंगे। वो वेग को कैसे प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा इस सिद्धांत पे देखते हैं। मतलब जो मैंने आपको ये तर्क दिया है इस पर समझेंगे। तर्क की बात ये करूँगा कि अगर मैं कहूँ इसके प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और विस्थापन, इनमें कोई एक ऐसे ही संबंध मिल जाए, संबंध वाली कोई संबंध मिल जाए, ठीक ना, जिसके तहत हम लोग क्या ज्ञात कर सकें, विस्थापन ज्ञात कर सकें, तो वो हमें एक चीज मिलता है, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण, जो गति का तृतीय समीकरण होता है वो क्या कहता है, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। वी आपका फिर से अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग, और ये a त्वरण और यस क्या है, विस्थापन। तो ये चीज़ें मिली। अगर यहाँ से आप विस्थापन s की वैल्यू प्राप्त करते हैं तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर होगा, इधर क्या बच गया आपका 2as। तो नॉर्मली अगर आपको यस चाहिए तो 2a का पक्षांतर कर दीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपान में 2a आ जाएगा बराबर में यस। तो ये आपका जो यस आया वो आया डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो अब इस विस्थापन के जगह पर हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं, तो ma गुणा में वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपान में 2a, ये वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम लोग a से a को डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो बच गया वो 1/2 आगे आ गया जाएगा यम, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर हो गया। नॉर्मली जो आपका गतिज ऊर्जा होता है उसे हम लोग ई के से दिखाते हैं, ई के से दिखाएंगे। अब ये जो ई के आया है, ठीक ना, ई के। अब देखिए यहाँ पर एक स्थिति की बात करते हैं हम लोग। स्थिति क्या है कि अगर वस्तु विरामा अवस्था में थी, विरामा अवस्था में थी अर्थात उसने विरामा अवस्था से गति करना शुरू किया, तो ये बात करेंगे कि इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर प्रारंभिक वेग 0 होगा तो इस अवस्था में जो हमें फार्मूला मिलता है गतिज ऊर्जा का वो कितना मिलेगा, 1/2 mv का स्क्वायर। क्योंकि अगर जब आप u का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इधर बच क्या जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला जाता है गतिज ऊर्जा का। यदि इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। क्योंकि अगर जो किया गया कार्य, ठीक ना, स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होता है तो जो ऊर्जा कार्य का मात्रक होगा वही मात्रक ऊर्जा का भी होगा। तो यहाँ पर ये जो गतिज ऊर्जा है इसका मात्रक हमें क्या मिलता है, जूल मिलता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारा दे दिया कि अगर कोई भी वस्तु गति करती है तो उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या नाम देते हैं, गतिज ऊर्जा। अर्थात जिस ऊर्जा के कारण कोई वस्तु गति कर पाती है वो ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। अगर बात करेंगे उसकी स्थिति की कि अगर कोई वस्तु गति करती है तो गति करने के बाद थक भी सकती है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा, मैं अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई जानवर दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद एक निश्चित समय के बाद वो क्या हो जाता है, थक जाता है। अर्थात तो वो उसकी जो ऊर्जा थी किस ऊर्जा के रूप में बदल गई, अब ये ऊर्जा के रूप में बदली है वो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको गतिज ऊर्जा डिस्कस कर दिया है। नाउ अब हमें डिस्कस करना है स्थितिज ऊर्जा, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। और इस स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है या इसके
स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब स्थिति क्या स्थिति हो सकती है? ये स्थिति हो सकती है कि किसी वस्तु को हम भूमि से उठा करके ऊपर की तरफ ले जाएं। ये स्थिति हो सकती है हम किसी रबर को खींच करके फैलाएं फिर उसको छोड़ दें, या फिर ये स्थिति हो सकती है हम किसी स्प्रिंग को ले दें उसको खींचें। ये स्थिति हो सकती है कि कोई वैद्युत बल हो सकता है, कोई एक धनावेश और एक ऋणावेश हो सकता है, उनके बीच के बल की बात हो सकती है। ये स्थिति हो सकती है किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण ऊर्जा हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग कई सारी स्थितियों पर चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।